नमस्कार, जय भारत। आज वर्ल्ड आर्थराइटिस डे के उपलक्ष्य पर आप सबका इस पेशेंट एजुकेशन वीडियो लाइव फेसबुक शो में स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर वर्ष 12 अक्टूबर को वर्ल्ड आर्थराइटिस डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि जो आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं, यानी जो जोड़ों की दर्द से ग्रसित लोग हैं, उनको उनके जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस किया जाए। और साथ के साथ जो आम जनता है, जो आम जन है, समाज है, उसमें गठिया और इस प्रकार के जो अन्य रोग हैं, जोड़ों से ग्रसित अन्य बीमारियां हैं, उनके प्रति जानकारी जो है वो समस्त लोगों तक पहुंचाई जाए। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो जोड़ों की दर्द जो है उसको हम मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं, एक आर्थराइटिस और एक आर्थरेल्जिया। आर्थराइटिस जो होता है वो ट्रू, यानी जो जोड़ों की एक्चुअल जो सूजन है, जो उसके बाद उत्पन्न हुई दर्द या जकड़न होती है, उसे हम आर्थराइटिस कहते हैं। जबकि जोड़ों में अन्य बिना सूजन के उत्पन्न हुई दर्द या फिर जोड़ों के आसपास के जो अन्य स्ट्रक्चर हैं, जैसे अस्थियां हैं, हड्डियां और साथ में मसल्स हैं या फिर टेंडन्स हैं, वे जब उनमें कोई बीमारी उत्पन्न होती है, तो हम जो जोड़ों की दर्द होती है उसे हम सामान्य रूप से आर्थरेल्जियास कहते हैं। देखिए, जो चाहे एक ट्रू आर्थराइटिस है या फिर आर्थरेल्जियास हैं, ये दोनों ही अनेक प्रकार की बीमारियों के लक्षण हो सकते हैं, जिनमें कि ऑटोइम्यून रूमेटिक डिसऑर्डर्स प्रमुख रोग हैं, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के डिस्फंक्शन की वजह से होते हैं, तथा साथ ही साथ अन्य डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं, जो कि उम्र के एजिंग के द्वारा या फिर स्पोर्ट्स इंजरीज आदि के द्वारा जो है वो जोड़ों में डिजनरेशन होने की वजह से हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो भारत के परिप्रेक्ष्य में इन्फेक्शंस भी इसका एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण कारण होता है, जो कि जोड़ों में दर्द जिसकी वजह से हो सकती है। लेकिन साथ के साथ ये अन्य जो जो हमारे बीमारियां हैं, जैसे कि अंडरलाइंग इलनेसेस हैं, मेलिग्नेंसी, कैंसर्स, कुछ क्रिस्टल डिपोजिशन और अन्य बीमारियां जैसे टीबी है, इनके इनके भी ये जो है वो लक्षण हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात, जो आज हमारा सबसे पहला संदेश है, वो यही है कि गठिया जो है सिर्फ अपने आप में भी एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है। यानी ये केवल केवल जो है वो जोड़ों की बीमारी नहीं होती, बल्कि शरीर के अन्य अंगों में भी इसका दुष्प्रभाव होते हैं। हम ये अपने पुराने फेसबुक लाइव्स में भी बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। जो मेरे पेशेंट्स हैं, जो रोगी हैं, वे ये बात उनको मैं ये बात बहुत बार बताता हूँ कि जो गठिया के जो रोगी हैं, जब वे न केवल उनकी बीमारी जोड़ों तक सीमित रहती है, बल्कि ये मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर शरीर के अन्य भागों में भी इसका प्रभाव होता है। लेकिन सिर्फ जो बीमारी जो जोड़ों की दर्द जो एक लक्षण है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो जोड़ों की बीमारी या गठिया ही नहीं हो सकता, वे अन्य बीमारियां भी हो सकती हैं। तो सबसे पहले जब भी आप जोड़ों की तकलीफ से ग्रसित होते हैं, आपको कोई इस तरह का लक्षण आता है, तो मेरा ये आप सबसे को यही सुझाव रहेगा कि आप जो हैं वो जल्द से जल्द अपने चिकित्सक के पास जाएं। और चिकित्सक के पास जाने के बाद जो है वो एक अपनी सिस्टमेटिक जांच करवाएं, जिसमें कि हिस्ट्री, पेशेंट का एग्जामिनेशन और उसके बाद में कुछ परीक्षण होते हैं, जिनमें कि ब्लड के टेस्ट, यूरिन के टेस्ट, एक्सरेज और अन्य जो जांचें जो पेशेंट को जरूरी होती हैं, वो प्रिस्क्राइब की जाती हैं। और उस तरह से सिस्टमेटाइज्ड तरीके से हम जो है वो इसका निदान करें और एक प्रॉपर डायग्नोसिस पे पहुंचे। वो सबसे पहला स्टेप जो है वो अवश्य होना चाहिए। तो देखिए, उसके बाद जब ये हमारा डायग्नोसिस जो ये बन गया एक बार, तो उसके बाद हम आज मुख्य रूप से अपनी जो जांच है वो जो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं,
जो जोड़ों की दर्द करते हैं, जिनके कारण जोड़ों की दर्द होती है, उन 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 पर अपना जो मुख्य रूप से व्याख्यान में केंद्रित करूंगा, जिनमें की सबसे पहली बीमारी है गठिया, जिसे हम रोमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। और इसके अलावा और बीमारियां जैसे कि ऑटो इम्यून रिमेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जिनमें कि एसएलई, प्राइमरी जोग्रन सिंड्रोम या फिर सेकेंडरी जोग्रन सिंड्रोम, स्क्लेरोडर्मा और मायोसाइटिस प्रमुख रूप से आते हैं। इसके अलावा एसपीएस स्पेक्ट्रम के डिसऑर्डर्स जो हैं वो बहुत कॉमनली आते हैं, जिनको हम स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस कहते हैं। और आज बहुत सारे, जब मैंने कुछ दिन पहले अपने फेसबुक फ्रेंड्स के साथ सब चर्चा की थी कि किन किन टॉपिक्स को हम जो है वो बहुत अधिक प्रमुखता से आज फेसबुक लाइव में वे सुनना चाहते हैं, तो उसमें स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस के लिए जो था वो बहुत सारे लोगों ने डिमांड किया था, जिनमें कि कुछ मेरे पेशेंट्स थे जैसे रमन, और साथ में और भी अन्य बहुत सारे लोग जिन्होंने स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस के बारे में चर्चा करने का अनुरोध किया था। साथ में इसी का एक अन्य भाग होता है, जब उनकी चर्चा, उसको यूवेटिस कहते हैं, जिसकी चर्चा डॉक्टर अविनाश, जो हमें बहुत सारे पेशेंट्स रेफर भी करते हैं यूवेटिस और अन्य आंखों की संबंधी दिक्कतों के लिए। तो वो ऐसे उसकी भी हम आज चर्चा करने वाले हैं। और साथ के साथ एक वेस्कुलाइटिस, एक अन्य ग्रुप होता है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम गठिया की बात करते हैं। गठिया जो है, इसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। बहुत लोग ये मुख्य रूप से जो छोटे जोड़ होते हैं वहां से आरंभ होता है, और उसके बाद लेकिन बड़े जोड़ों को भी इसका बड़े जोड़ भी इसमें जो है वो बाद में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और साथ के साथ जो शरीर के अन्य अंग हैं उस पे भी इसका प्रभाव पड़ता है, जो जिसको मैं सिस्टमेटाइज्ड रूप से एक ही बार में इसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ। साथ के साथ जो है वो अन्य ऑटोइम्यून रोमेटिक डिसऑर्डर, जिनमें एसएलई जो है वो बहुत ड्रेडेड बीमारी भी हो सकती है, जिसमें कि आपकी त्वचा की इन्वॉल्वमेंट के साथ ये शुरू होता है। स्टार्टिंग में तो ऐसा ही लगता है कि जस्ट ये सनबर्न्स की तरह हो रहा है, कि जब आप धूप में जाते हैं आपका चेहरा लाल हो जाता है, कभी कभी मुंह में छाले आ जाते हैं, बाल झड़ना जो है वो बहुत अधिक हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे अगर ये बीमारी इस स्तर पे कंट्रोल नहीं होती, तो डेफिनेटली उसके बाद जो है वो ये इलनेस जो है वो शरीर के अन्य बड़े अंगों पर प्रभाव डाल के लाइफ थ्रेटनिंग डिस और या ऑर्गन थ्रेटनिंग डिसऑर्डर में भी कन्वर्ट हो जाती है, जिनमें कि जिनमें लंग्स का इन्वॉल्वमेंट, या फिर आपके हृदय का इन्वॉल्वमेंट, या फिर आंतों का इन्वॉल्वमेंट, या गुर्दों का इन्वॉल्वमेंट, या फिर नसों का इन्वॉल्वमेंट प्रमुख रहता है। ठीक इसी प्रकार वेस्कुलाइटिस भी एक अन्य प्रकार का ऑटोइम्यून रोग है, जिसमें कि शरीर के अन्य अंगों में बहुत प्रभाव होता है, लेकिन ये भी जो है वो जोड़ों की दर्द से शुरू हो सकता है। अब हम जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि सबसे अधिक लोगों ने जो आज डिमांड की थी वो स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस के बारे में चर्चा करने के लिए की थी, तो मैं स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस के लिए इसमें काफी समय अभी जो है वो अगले 5 से 7 मिनट जो है वो स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस के लिए देने वाला हूँ। देखिए, मैं इस चीज के लिए बहुत आज मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा उन लोगों का जिन्होंने स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस जो है वो के बारे में चर्चा करने के लिए जो है वो मुझे सुझाव भेजा था। क्योंकि मैं हमेशा आज भी जो है वो मेरे एक क्लिनिक में जब भी पेशेंट देख रहा था मैं, तो एक रोगी को मैं ये बता रहा था कि 10 पेशेंट्स जब स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस के हॉस्पिटल पहली विजिट पे आते हैं, उनमें से 3 या 4 पेशेंट्स ही अच्छे से फॉलो अप कर पाते हैं, जबकि बाकी सब लोग जो हैं वो दूसरी, तीसरी, चौथी विजिट के बाद जो है वो हॉस्पिटल आना छोड़ देते हैं। इसका कारण जो है वो भी हम इस बारे में चर्चा भी थोड़ी देर में करने वाले हैं। देखिए, ऐसा है, जो स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस है तरह का गठिया ही, मतलब आर्थराइटिस ही होता है, लेकिन इसके रोमेटॉइड आर्थराइटिस से ये कुछ चीजों में अलग होता है। तो इसका जेनेटिक जो है वो जेनेटिक इसका रूप है कि ये HLA-B27 के साथ बहुत कॉमनली एसोसिएटेड है। एक क्वेश्चन भी अभी हमें आया है कि, तो मैं इसको अगर आंसर ना कर पाऊं तो मैं ये
इसको आंसर नहीं मिले तो मैं ये चाहूंगा कि वे मुझे दोबारा से इस बारे में मैसेज करें। देखिए, HLA-B27 के साथ एसोसिएटेड होता है, पुरुषों में ये अधिक पाया जाता है। बहुत यंग एज में जो पेशेंट्स हैं वो इसके साथ ग्रसित हो जाते हैं। स्पेशली जो है वो सेकंड और थर्ड डिकेड ऑफ लाइफ में ये पहली बार जो होता है, और मुख्य रूप से ये आपके कूल्हे, रीढ़ की हड्डी, आपके सर्वाइकल स्पाइन और सेक्रोइलियक जॉइंट और को ज़्यादा इन्वॉल्व करता है। और अगर ये जो इसी भाग तक केंद्रित रहे तो हम इसे एक्सियल एसपीए कहते हैं। और इसके अलावा लेकिन ये पेरिफेरल जॉइंट्स को भी इन्वॉल्व कर लेता है, जो अन्य जॉइंट जैसे हमारे हाथ के जॉइंट्स हैं, कलाई है, शोल्डर्स हैं, या फिर हमारे घुटने हैं। और ये सब जो है वो इस पर अपना प्रभाव डाल सकता है, तो हम इसे पेरिफेरल एसपीए कहते हैं। और पेशेंट जो है वो ऐसा नहीं है कि एक्सियल और पेरिफेरल आर्थराइटिस ने कोई बाउंड्री बनाई है, क्योंकि इसमें ओवरलैप जो है वो हो जाता है। तो इसलिए हम पेरिफेरल कम एक्सियल एसपीए, और साथ में इसमें एक एंथीजियल साइट्स का इन्वॉल्वमेंट भी होता है। एंथीजियल साइट्स मतलब जहाँ पर हमारी जो मांसपेशियां हैं, उनके टेंडन्स जो हैं वो हड्डियों से जुड़ते हैं, उनको हम एंथीजियल साइट्स कहते हैं। जैसे कि हमारे एड़ियों के पिछले भाग, या फिर हमारे जो कल कोहनी होती है वहां पे, जहाँ पर भी जो मसल और हड्डी जो है वो आपस में जुड़ती है, वो उस भाग को हम एंथीजियल साइट्स कहते हैं। और इसका इन्वॉल्वमेंट भी जो है वो स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस में बहुत कॉमनली होता है। और मेरे जो पेशेंट्स जो एंथीसाइटिस से पीड़ित हैं, वे ये जानते हैं कि एंथीसाइटिस को ट्रीट करना कितना मुश्किल होता है। और मुझे लगता है कि जो आर्थराइटिस से अधिक जो असहनीय दर्द जो है वो पेशेंट्स जो है उनका सामना एंथीजियल साइट से करते हैं। साथ के साथ जो है वो हमारा जो कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन होता है, यानी जहाँ पर हमारी पसलियां जो हैं वो हमारी मेन स्टर्नम हड्डी से जुड़ती हैं या फिर रीढ़ की हड्डी से जुड़ती हैं, वहां पर भी जो है वो एंथीजियल साइट्स की वजह से असहनीय दर्द हो सकती है। साथ के साथ ये तो एक कॉमन जो आर्थराइटिस है, स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस। इसके अलावा इसी स्पेक्ट्रम ऑफ डिसऑर्डर्स में दो तीन और बीमारियां भी आती हैं, जिसे कि हम आईबीडी आर्थराइटिस भी कहते हैं। आईबीडी आर्थराइटिस मतलब ऐसा आर्थराइटिस जिसका जो क्लिनिकल स्पेक्ट्रम है, जोड़ों का स्पेक्ट्रम है, वो लगभग ऐसा ही होगा जैसा स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस का है, लेकिन उन पेशेंट्स को साथ में एक आंत की गंभीर बीमारी होती है, जिसको हम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज कहते हैं। और अभी मैं देख रहा था कि हमारे एक पेशेंट जो हैं वो आईबीडी आर्थराइटिस के हमारे साथ जुड़े हुए थे। वे विदेश में रहते हैं और कभी कभी जो है वो भारत में आते हैं। और अभी कुछ दिन पहले जो थे वो यहाँ पर आए हुए थे, और अपना उपचार वे यहाँ से करवा कर गए हैं। और साथ के साथ जो है वो सोरियाटिक आर्थराइटिस जो है वो एक अन्य बीमारी है, जो कि इसी स्पेक्ट्रम ऑफ डिसऑर्डर्स में आती है, जिसमें कि एंथीजियल इन्वॉल्वमेंट, डैक्टिलाइटिस एक चीज होती है, जिसमें कि हमारी पूरी की पूरी हाथ या पैर की जो उंगली है वो पूरी की पूरी एक साथ सूज जाती है, उसका इन्वॉल्वमेंट भी होता है। तो ये जो है वो स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस के स्पेक्ट्रम में आता है। साथ के साथ एक रिएक्टिव आर्थराइटिस भी होता है। रिएक्टिव आर्थराइटिस के बहुत सारे लोग जो हैं वो हॉस्पिटल्स में एक सडन ऑनसेट आर्थराइटिस के साथ आते हैं। यूजुअली जोड़ों की दर्द होने से कुछ दिन पहले जो है वो उनको या तो पेशाब में जलन की समस्या होती है, या दस्त की समस्या होती है, या उनका गला खराब होता है। और ये जो रिएक्टिव आर्थराइटिस है, ये कभी कभी जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के साथ भी एसोसिएटेड हो सकता है। और लेकिन इसकी जो अच्छी चीज़ ये है कि ये बहुत बार जो है सेल्फ लिमिटिंग होता है, और कुछ समय मतलब 3 से 6 महीने से लेकर के 3 साल तक 2 साल तक यूजुअली जो है वो ट्रीटमेंट से रिएक्टिव आर्थराइटिस के बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो एकदम ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर उनमें HLA-B27 पॉजिटिविटी हो तो उनको पेरिफेरल स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस में स्विच होने का खतरा भी रहता है। तो ये एक स्पेक्ट्रम है। इसमें यूवियाइटिस में जैसा कि आपको बता रहा था कि डॉक्टर अविनाश जो थे वो एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही डेडिकेटेड आई स्पेशलिस्ट हैं। वे RH रिकॉन्ग्पियो में कार्यरत हैं। तो वे उन्होंने कहा था कि आप जो है वो इस पे फोकस कीजिए। और डेफिनेटली डॉक्टर अविनाश, इस चीज़ पर ध्यान दिलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हालांकि बहुत लगभग सारे तरह के जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ जो है वो आंखों का इन्वॉल्वमेंट होता है। चाहे वो आंखों का सूखापन हो, जिसे हम सिक्का सिम्टम्स कहते हैं,
या फिर यूवियाइटिस, जैसे यूविया का आंखों में एक बीमारी होती है जिसमें कि आंखों में आंखें जो है वो रेड हो जाती हैं और साथ में आंखों में धुंधला दृष्टि जो है वो धुंधलापन आ जाता है। और ये बहुत ही इग्नोर्ड जो सिम्टम है, जैसे कि कभी कभी तो पेशेंट भी बहुत इग्नोर करते हैं और कभी कभी ये मिसडायग्नोज भी होता है और ये बाद में जो है वो अंधापन का कारण भी बन सकता है। साथ के साथ जो है वो और भी आइज का इन्वॉल्वमेंट जो है हो सकता है, लेकिन एक्चुअली B27 एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स यानी कि स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं उनमें जो है वो उनमें जो यूवीआइटिस जो है वो बहुत कॉमन होता है और आई थिंक सबको जो है वो यूवीआइटिस के लिए स्क्रीनिंग भी होना चाहिए। और इसमें हमें अपने जो आई स्पेशलिस्ट हैं उनकी जो हेल्प है उनकी हेल्प की बहुत बहुत ज़रूरत पड़ती है। और मैं यहाँ पे ये भी फोकस करना चाहूँगा कि हमारा जो आर्थराइटिस का इलाज होता है वो बहुत मल्टी डिसिप्लिनरी होता है। उसमें हमें बहुत सारी अन्य स्पेशलिटीज़ और सुपर स्पेशलिटीज़ के जो डॉक्टर्स हैं और अन्य हमारा पैरामेडिक स्टाफ है, फिजियोथेरेपिस्ट्स हैं, उनका बहुत बहुत सहायता लेनी पड़ती है। साथ के साथ जो है वो हमारे जो पेरिफेरल लेवल पे हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो काम करते हैं, उनकी भी हमें सहायता की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि सबसे पहले जो है वो रेफरल्स जो हैं वो हमेशा पेरिफेरल हॉस्पिटल से ही जो है वो रोमेटोलॉजिस्ट के पास आते हैं। और उसके बाद साथ के साथ जब उन पे वो पेशेंट सेटल हो जाते हैं तो बहुत बार हमें सहायता जो है वो उनकी जब उनको छोटी-छोटी समस्याएँ आती हैं, बीच में उनके कोई इंजेक्शंस लगने हैं, कोई उनको उनके टेस्ट्स इत्यादि होने हैं, उनको चेकिंग करना है, उसमें भी हमें अपने पेरिफेरल डॉक्टर्स की बहुत-बहुत जो है वो ज़रूरत पड़ती है। और तो कुल मिला के जो है वो स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस जो पेरिफेरल एंड एक्सियल स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस और जो इसके साथ के डिसऑर्डर्स हैं जैसे सोरियाटिक आर्थराइटिस है और आईबीडी आर्थराइटिस है और रिएक्टिव आर्थराइटिस है, इन सब का ट्रीटमेंट लगभग एक जैसा होता है। देखिए इसमें एक्सियल इन्वॉल्वमेंट के बारे में मैं स्पेशली बहुत फोकस करना चाहूंगा, क्योंकि एक्सियल इन्वॉल्वमेंट जो है उसमें हमारे पास बहुत अधिक ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। हमारे पास NACIDs अवेलेबल हैं जो कि आम लोगों में पेन किलर्स के रूप में बदनाम है। जबकि मैं अपने हर पेशेंट को ये बात समझाता हूँ, मैं यहाँ पर भी ये संदेश सबको देना चाहूँगा कि जो NACIDs होती हैं वे जस्ट पेन किलर्स नहीं हैं, क्योंकि वे सिर्फ दर्द ही दूर नहीं करती, वे साथ के साथ जो रोगी का जोड़ों में सूजन भी कम करती है, उनकी हड्डियों को जोड़ों को आपस में जुड़ने से भी बचाती है और डिफॉर्मिटी से भी बचाती है और डिजीज को प्रोग्रेशन से भी बचाती हैं। तो इसलिए जो है वो इनका उपयोग जो है वो बहुत अधिक स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस में यूज होता है। और क्योंकि हमारे पास जो एक्सियल डिजीज है स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस, जिसमें कि कूल्हे का, रीढ़ की हड्डी का, सैक्रोइलिक जॉइंट का या फिर सर्वाइकल स्पाइन का इन्वॉल्वमेंट होना है, वहां पर सिर्फ NACIDs काम करते हैं या बायोलॉजिक्स काम करते हैं। तो देखिए जो है वो NACIDs बहुत कॉमनली प्रिस्क्राइब ड्रग्स हैं, जबकि एज कम्पेयर टू दैट बायोलॉजिक्स जो हैं वो अम, अ, जो स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस जो जो बायोलॉजिक्स हैं वे एक तो महंगी दवाएं होती हैं और दूसरा जो है वो उनके अपने साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। लंबे समय तक उनका डेटा जो है वो अभी अवेलेबल भी नहीं है। तो इसलिए और कभी कभी वे कुछ कुछ खास कंडीशंस में वे जो हैं वो खास कंडीशंस में वे रिकमेंडेड भी नहीं है। तो इसलिए हम हमेशा जो है वो उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और लेकिन मैं ये भी यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जहाँ पे बायोलॉजिक्स की ज़रूरत होती है वहाँ पे बायोलॉजिक्स देने ही चाहिए, देने पड़ते भी हैं। और अब तो क्योंकि हमारे बहुत सारी सरकार की बड़े बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं भी आ गई हैं, जैसे हिम केयर है, आयुष्मान है, अन्य प्रकार के भी बहुत सारे जो बहुत सारे इंश्योरेंस स्कीम्स भी हैं जहाँ पर गठिया जो है वो उनकी जो बायोलॉजिक दवाइयाँ जो हैं वो मुफ्त में पेशेंट्स जो उस उन सेवाओं को भी का लाभ भी उठा सकते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि बायोलॉजिक्स जो हैं वो बायोलॉजिक्स जो हैं वो आम आदमी के अब बिल्कुल पहुंच से बाहर हैं। बट ये भी सत्य है कि बायोलॉजिक्स जो हैं वो चाहे आप भारत में रहते हैं, किसी आप गरीब हैं, अमीर हैं, उनका जो एज पर गाइडलाइंस उनका यूज तभी किया जाता है जब हम NACIDs फेल हो जाते हैं। तो आज जो सबसे बड़ा मैसेज मैं स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस के पेशेंट्स को देना चाहूंगा वो यही है कि
स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस में एनएसआईडीज जो है वो उनकी ट्रीटमेंट का एक बहुत बहुत अहम हिस्सा है। और अगर हम ये कहें कि हमारा कॉस्ट बेनिफिट यानी लो कॉस्ट में हमें कितना अच्छा बेनिफिट मिलता है और साथ में रिस्क बेनिफिट यानी कितना रिस्क हमारा बीमारी का कम होता है और साइड इफेक्ट्स का रिस्क क्या है, तो इन दोनों ही चीज़ों में एनएसआईडीज जो है वो बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया दवाई है। और इसलिए जो है वो इनका सेवन करने से हमें डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। और मैं बाकी सबसे भी ये जो मतलब अनुरोध करूंगा कि जो हमारे आसपास में जितने भी स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं और वे हमारे साथ स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस के जो पेशेंट्स हैं उनके जो साथ वाले हैं वे उन्हें कभी एनएसआईडीज लेने से डिस्करेज ना करें, क्योंकि अल्टीमेटली एनएसआईडीज अगर वो नहीं लेंगे, बायोलॉजिक्स के लिए वो अफोर्डिंग नहीं है और तो ऐसी स्थिति में जो है वो कितना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बाद में 8-10 साल के बाद में जब डिफॉर्मिटीज आएंगी तो उनकी लाइफ, उनका जीवन जो है वो बहुत बहुत कठिन हो जाएगा उस समय। और इस तरह से जो है वो आज सबसे बड़ा संदेश ये जाना चाहिए कि जहाँ जिस दवा की आवश्यकता है वहाँ वो दवा लेनी चाहिए और उसकी और वो हमें जो है वो उसको लेने से घबराना नहीं चाहिए। अभी हम ट्रीटमेंट पार्ट पे तो जो आने वाले हैं तो उसमें हम बहुत सारे जो वो मतलब ये एस्पेक्ट्स जो हैं वो हम लेंगे भी। अभी मैं देख रहा था कि राकेश हमारे साथ जो हैं वो कुवैत में रहते हैं या इराक में रहते हैं, वे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आई थिंक ही इज डूइंग फाइन। राकेश, आई थिंक यू आर डूइंग फाइन। और जो मुझे लगता है कि स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस वाले जितने भी पेशेंट्स हैं जिन्होंने क्वेरीज अपना किया था, मैंने उनका क्वेरीज का अपनी यथा सामर्थ्य समय के अनुसार जो है वो रिप्लाई देने का कोशिश किया है। और साथ के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एक मुझे यहाँ पे प्रश्न दिख रहा था कि HLA-B27 के बारे में, तो मैं ये कहूँगा कि मुझे एग्जैक्टली तो वो प्रश्न नहीं दिखा, क्योंकि उसके बाद अन्य प्रश्न जो हैं वो अन्य प्रश्न और कमेंट्स जो हैं वो आ गए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि भारत के 6% पॉपुलेशन जो है वो उसमें HLA-B27 पॉजिटिविटी होती है। लेकिन जितने लोगों को HLA-B27 होता है इसका ये मतलब नहीं है कि उनको जो है स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस या फिर HLA-B27 से रिलेटेड अन्य डिसऑर्डर्स जो हैं वो होंगे ही। जबकि जितने 6% पॉपुलेशन में HLA-B27 पॉजिटिव और नियरली 5 से 6% लोगों में जो है वो जिनमें HLA-B27 पॉजिटिव है उनका सिर्फ 5-6% लोगों में जो है वो इस तरह की बीमारियां होती हैं। लेकिन मैं अभी ये भी एश्योरेंस आपको देना चाहूंगा कि जिन लोगों को ये बीमारी होती भी है वे लोग भी अगर अपना ट्रीटमेंट जो है वो अच्छे से लेंगे और अगर वे समय पर अस्पताल आएंगे, अपनी जांच अच्छे से करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि उनके जीवन में और दूसरे लोगों के जीवन में जो है वो कोई उसका जो है वो बुरा प्रभाव पड़ेगा। वे अपना जीवन यापन जो है वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मैं अपने हर पेशेंट को ये कहता हूँ कि आप जितना चाहें उतना पढ़ें, जितना चाहें उतना पढ़ सकते हैं, जितना जो नौकरी करना चाहें वे कर सकते हैं, अपने जीवन में जो करना चाहें वे हर चीज कर सकते हैं। और आपका लॉन्गिविटी ऑफ लाइफ भी जो है वो बिल्कुल नॉर्मल पर्सन की तरह ही होता है, यानी कि जितना जो है एक जीवन जो आम इंसान जीता है उतना ही जीवन जो है वो गठिया के और आर्थराइटिस के पेशेंट्स भी जीते हैं। बस सिर्फ इतना ही फर्क है कि उनको जो है वो 2-3 दवाओं का सेवन करना पड़ता है, उन्हें नियमित रूप से डॉक्टर के पास आना पड़ता है, अपनी नियमित रूप से जांच करवानी पड़ती है, दैट्स इट। और कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं जिनके बारे में हम अभी आगे आएंगे। तो अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्क्रीन पे। मैं कुछ कुछ लोगों को देख पा रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि बहुत सारे पेशेंट्स, बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे हमारे स्टाफ मेंबर्स और बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप आपने अपना समय निकाला इस चीज़ के लिए और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और बहुत कोने कोने से लोग मैं देख रहा हूँ कि सिराज से भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, कुवैत से मैंने आपको पहले बताया कि हमारे साथ लोग जुड़े हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि रोहित, मैं तुम आपको देख पा रहा हूँ, आई थिंक यू आर डूइंग वेल। आप अपना सेहत का ध्यान रख रहे हैं और अपनी दवा नियमित रूप से ले रहे हैं। और डॉक्टर शिल्पा मुझे अभी थोड़ी देर पहले नजर आ रही थी और डॉक्टर अविनाश को मैं देख पा रहा हूँ। और डॉक्टर अविनाश, आई थिंक आई हैव
मैंने आपका जो संदेश था वे आम जन तक पहुंचाया है, और मैं आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। ऑलमोस्ट हर ओपीडी में आपके जॉगरन्स के पेशेंट्स, यूवेटिस के पेशेंट्स जो हैं वो मिलते हैं मुझे, और उनका और वे आपकी वजह से इतने सुदूर क्षेत्र रिकांगपिओ से, किन्नौर से, स्पीति से जो है वो रोमेटोलॉजी ओपीडी में आ पाते हैं। तो चलिए हम अब आगे चलते हैं। और मुझे किसने कमेंट लिखा है, वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव यू इन हिमाचल। देखिए ऐसा है कि भारत की धरती का कर्ज जो है वो हम सब पे है, और मुझे लगता है कि हम सबको जो है अपनी मातृभूमि का कर्ज निभाना चाहिए, और जो मतलब अपनी नौकरी से ज्यादा जो है वो समाज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो चलिए हम अब अपनी ट्रीटमेंट्स पे आते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स जो क्वेरीज जो थे वो ट्रीटमेंट को लेकर के थे। देखिए ऐसा है कि ट्रीटमेंट पार्ट जो है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैं अभी जो है वो बहुत डिटेल्स में तो आज नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये जस्ट एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, और पूरा जो है वो आर्थराइटिस अवेयरनेस प्रोग्राम है। और इसमें आर्थराइटिस अवेयरनेस प्रोग्राम में जो है वो जनरल आपको व्यू पॉइंट दूंगा। देखिए ऐसा है कि गठिया की जो दवाएं हैं वो बहुत सारी इस मार्केट में उपलब्ध हैं, और बहुत अच्छी दवाएं हैं, बहुत सेफ दवाएं हैं, सुरक्षित दवाएं हैं, प्रोवाइडेड हम जो हैं वो एक हमारा चॉइस अच्छा होगा। और जो आज का जो इलाज करने का तरीका है वो यही है कि हम सबसे पहले जो एक पेशेंट आए उसके सिम्टम्स को, एसोसिएटेड सिम्टम्स को हिस्ट्री से, एग्जामिनेशन से, कुछ टेस्ट्स के बाद जो है वो एक हम एक डायग्नोसिस बनाएं, और उसके बाद देखें कि हमारा पेशेंट का प्रोस्पेक्ट क्या है, उसका उम्र कितना है, उसका हेल्थ स्टेटस क्या है, वो नौकरी क्या करता है, उसका फैमिली कंप्लीट है कि नहीं है, उसका फ्यूचर एस्पिरेशंस क्या हैं, और ऑफ कोर्स उसका इकोनॉमिक्स यानी जो है वो कितना उसका अफोर्डेबिलिटी कैसा है। तो देखिए ये सब चीजें जो हैं वो इसके बाद जो है हम एक ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं, और जो सबसे उपयुक्त दवा है वो पेशेंट को देते हैं। हमारे पास दो तरह की दवाइयां होती हैं, ब्रिज थेरेपी और एक स्पेसिफिक थेरेपी, और हम एक टारगेट पे जाते हैं। टारगेट का मतलब होता है कि हमें हमारा एक लक्ष्य होता है, हमारा लक्ष्य है कि हमारा जो पेशेंट है वो रिमिशन में होना चाहिए। रिमिशन का मतलब क्या होता है? रिमिशन का मतलब होता है कि विद मेडिसिन और विदाउट मेडिसिन पेशेंट शुड बी फ्री फ्रॉम डिजीज सिम्टम्स। मतलब और वो सिम्टम्स नॉट जस्ट सिम्टम्स, यानी कि उसके लक्षण भी सारे खत्म होने चाहिए, और उसको जब हम कोई फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं या फिर हम बहुत सारे टेस्ट करते हैं तो उसमें डिजीज का कोई एविडेंस नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा जो है वो अल्टीमेट लक्ष्य होता है, इसको हम ट्रीट टू टारगेट कहते हैं। जब तक हमारा टारगेट जो है वो अचीव नहीं हो जाता हम दवाओं का डोज बढ़ाते हैं, कम करते हैं, ब्रिजिंग थेरेपीज लेकर के आते हैं। मैं अभी डिस्कस करूंगा कि ब्रिजिंग थेरेपी जो है वो क्या होती है, और साथ के साथ ब्रिज थेरेपी जो है वो ब्रिज थेरेपी क्या होती है हम डिस्कस करेंगे। और स्पेसिफिक थेरेपी हम दवाइयों का डोज बढ़ा देते हैं, दवाइयाँ चेंज कर देते हैं, पहले ट्रेडिशनल डमार्ट्स देते हैं, हम उन पे आएंगे। और उसके बाद जो है वो आजकल की नई दवाएं, संदीप जो है वो एक मेरे पेशेंट हैं, उनके पति हैं, वो आज बोल रहे थे रिसेंट एडवांसेस के बारे में डिस्कस कीजिएगा। तो अभी हम उसके बारे में जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि आजकल जो है वो रिसेंटली एडवांस्ड थेरेपीज जो है आर्थराइटिस की क्या होती हैं। तो हमारा टारगेट हमें अपना टारगेट अचीव करना है, तो ट्रीट टू टारगेट। अगर हम अपना टारगेट रिमिशन टारगेट अचीव नहीं करते तो लो डिजीज एक्टिविटी जो है वो हमारा नेक्स्ट बेस्ट टारगेट होता है। यानी कि हमें कम से कम हमारी बीमारी होनी चाहिए। चलो मतलब एक आध जोड़ में सूजन रह गई, और कहीं थोड़ा बहुत दर्द रह गया, या फिर अन्य जो अंग हैं उनमें थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट बाकी रह गया जिसको हम ठीक नहीं कर पा रहे, तो वो चलेगा। लेकिन ये जो चलेगा वाली स्थिति है ये आई थिंक तभी आती है जब हम अपनी सारी ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो हैं वो एग्जॉस्ट कर चुके होते हैं। उससे पहले जो है वो मतलब मैं तो उन लोगों में नहीं हूँ जो हार मानने वालों में से हैं। और मुझे लगता है कि विज्ञान ने हमें आजकल बहुत सामर्थ्य दिया है, और साथ के साथ हिम केयर और आयुष्मान भारत के बाद तो हमारी सरकार ने भी हमें बहुत सामर्थ्य दिया है कि हम पेशेंट पे कोई भी थेरेपी जो है वो आई थिंक ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए अब हमारे पास दो थेरेपीज होती हैं, सबसे पहला ब्रिज थेरेपी और दूसरी
जो है वो स्पेसिफिक थेरेपी। देखिए ऐसा है, गठिया की जो स्पेसिफिक थेरेपी है उसका एक्शन उसका जो पूरा एक्शन आने में जो है वो अभी बहुत समय लगता है, 6 से 8 हफ्ते मिनिमम। और उसके बाद जो है ऑप्टिमाइज हम ये कहते हैं कि 3 महीने तक जो है वो एक पार्टिकुलर दवा जो है वो उससे हमें इफेक्ट आता है। डॉक्टर पूर्णा मुझे दिख रहे हैं, ये पीजीआई में मेरे सहयोगी थे। आई थिंक ही इज डॉक्टर पूर्णा, हाय। मुझे लगता है कि आप सही हैं, जहाँ पे भी हैं खुश हैं, ठीक हैं। और मैं मानिता मैम को भी देख पा रहा हूँ। ये मेरे उस समय के पेशेंट है जब मुझे इतना अच्छा रोमेटोलॉजी आता भी नहीं था। और अम, साथ में अंकुश जी, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया आपका कमेंट, आपका काम के पार्टी लगन को बिल्कुल समझ नहीं आया मुझे। प्लीज, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आप अपना कमेंट जो है वो वो करें, मतलब दोबारा दें ताकि मैं इसे समझ पाऊँ। और तो हम ब्रिज थेरेपी की बात कर रहे थे, तो ब्रिज थेरेपी में 2 चीजें होती है, एक एनएसएआईडीज मतलब जो दर्द की दवाएं हैं, और दूसरा ओके ओके थैंक यू, और दूसरा जो है वो दूसरी स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स से ना बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत डरते हैं, लेकिन जब जब कभी जो है वो मैं क्या कहते हैं, जब कभी हम स्टेरॉइड्स अपने पेशेंट्स को डालते हैं तो पेशेंट बहुत एकदम स्टेरॉइड्स, लेकिन वही पेशेंट जो हैं वो ये समझते नहीं है कि जब वे देसी लोग दवाओं का उपयोग करते हैं, अखबारों में इश्तिहार पढ़ के और फोन कॉल से दवाइयाँ मंगाते हैं, तो वे सारी की सारी जो हैं वो ऑलमोस्ट स्टेरॉइड्स ही होती हैं। तो मैं अपने पेशेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि जो स्टेरॉइड्स हम आपको देते हैं वो बहुत रेगुलेटेड वे में देते हैं, और हमारा टेपरिंग शेड्यूल मतलब स्टेरॉइड्स कम करने का जो शेड्यूल है वो पहले दिन में ही बन जाता है। और हमारा ये एम होता है कि अगर हमारा सब कुछ सही चलता रहे तो हम 6 हफ्ते से लेकर के 3 महीने के बीच में ऑलमोस्ट स्टेरॉइड जो है वो बंद करते हैं, और बंद करने की कोशिश करते हैं। और साथ के साथ जो है वो कभी कभी जो है हमें बीच बीच में स्टेरॉइड्स लो डोजेस में देने पड़ते हैं, और उनसे मुझे लगता है कि पेशेंट को बहुत नुकसान नहीं होता, बल्कि जो है ना केवल उसके सिम्टम्स ठीक होते हैं, बल्कि साथ के साथ जो है वो सूजन जो जोड़ों की सूजन है वो भी बहुत जल्द ठीक हो जाती है। तो इसलिए ये दोनों ब्रिज थेरेपीज हैं, यानी कि जो एक्चुअल थेरेपी जब तक अपना काम नहीं करती तब वो अपना जो तब वो अपना इफेक्ट जो है वो डालती है। तो इसलिए इसको हम ब्रिज थेरेपी कहते हैं। अब आती है हमारे पास स्पेसिफिक थेरेपी। देखिए हमारे पास स्पेसिफिक थेरेपी जो है मेजर 3 होती हैं। एक कन्वेंशनल सिंथेटिक टमाट्स जो कि हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं, जो हम बहुत लंबे समय से यूज करते हैं, जिनमें से एक मिथोट्रेक्सेट या फिर उसके साथ साथ की दवाएं होती हैं, जो लीफ्लोनेमाइड है, सल्फासेलेजिन है, इगुराटी भी बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। मेरा बहुत एक्सपीरियंस इगुराटी को लेकर के नहीं है, इगुराटी मोड को, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो इसका उपयोग भी करते हैं। मनोज भी हमारे साथ है। मनोज, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके पेशेंट का फॉलो बहुत अच्छा नहीं है। प्लीज ट्राई टू मेक अपने पेशेंट को जो है वो समय समय पर हॉस्पिटल लेकर के आइए। और शेरू, मुझे लग रहा है कि हमेशा बिल्कुल सही होंगी, और वनीता भी सही होंगी, मुझे उनके पति अभी स्क्रीन पे दिखाई दिए थे। और तो चलिए हम बात करते हैं ट्रेडिशनल डमार्ट्स की। ट्रेडिशनल डमार्ट जो हैं वो बहुत अच्छी दवाएं होती हैं। मिथोट्रेक्सेट तो हम उसको एंकर ड्रग कहते हैं, और एंकर ड्रग मतलब ऐसी दवा जो है वो जिसको हम चाहते हैं कि हर पेशेंट ऑलमोस्ट वो दवा ले, और इनके बहुत कम साइड इफेक्ट्स होते हैं। मिथोट्रेक्सेट, लीफ्लोनेमाइड, सल्फासेलेजिन सस्ती भी होती हैं, हर जगह अवेलेबल भी हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा होता है इनसे, और नियरली 70-80% पेशेंट जो हैं वो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से इनसे जो है वो अच्छे से ट्रीट हो जाते हैं। तो साइड इफेक्ट्स की हम अगर बात करें तो देखिए ऐसा है कि ये दवाएं जो हैं वो कभी कभी जो है वो लिवर पे अपना थोड़ा दुष्प्रभाव डाल देती हैं, किडनीज पे दुष्प्रभाव डाल सकती हैं, और बोन मैरो सप्रेशन कर सकती हैं, यानी सेल काउंट्स को थोड़ा कम कर सकती हैं। पर मैं अपने पेशेंट्स को यहाँ पे एक चीज रीअश्योर करना चाहता हूँ कि हम जो है वो चॉइस ऑफ पेशेंट एंड चॉइस ऑफ अ मतलब एक आपको कौन सी आपके लिए कौन सी दवा उपयुक्त होगी, ये चीज डिसाइड करना जो है वो हम मिल करके डिसाइड करते हैं। और बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन हम सारी जो है वो बहुत अच्छे से करवाते हैं, और उससे हमें पता होता है कि कौन सी दवा जो है वो किस पेशेंट के लिए सबसे उपयुक्त होगी। तो
फिर देखिए उसके बाद जो है वो हाँ, इसके साथ-साथ ही हम समय-समय पर जब हम कोई नई दवा इंट्रोड्यूस करते हैं उसके 2 से 4 हफ्ते के बाद, या फिर जब भी हम दवा का डोज़ बढ़ाते हैं तो उससे 2-4 हफ्ते के बाद, या फिर अगर द सेम डोज़ पे भी रहें तो हर 3 महीने में हम पेशेंट्स का जो है वो परीक्षण करते हैं, उसको फिज़िकली देखते हैं, उनके सिम्पटम्स पूछते हैं और उसके बाद में जो है वो उन पेशेंट्स के कुछ टेस्ट भी करते हैं। तो अगर कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हमारे पास आ रहे होते हैं तो हम उन साइड इफ़ेक्ट्स को हमें उन्हें जो है वो इरिवर्सिबिलिटी की स्टेज से पहले ही पता चल जाता है और हम अपने पेशेंट्स की दवाइयाँ चेंज कर सकते हैं, उनका डोज़ मॉडिफ़ाई कर सकते हैं और जो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उनकी दवाएँ जो हैं वो दे सकते हैं। तो इसलिए जो है आपको ऐसी घबराने की आवश्यकता नहीं है, ऑलमोस्ट गठिया की सारी दवाएँ जो हैं वो सेफ़ हैं अगर हम अच्छे से वैज्ञानिक तरीके से जो है वो उन दवाओं का इस्तेमाल करें। तो ये थी हमारी जो है वो पहली वाली जो मेडिसिन्स मतलब जो पहली किस्म की दवाइयाँ हैं जिन्हें हम ट्रेडिशनल सिंथेटिक सॉरी इनको हम कन्वेंशनल सिंथेटिक डमार्ट या फिर कुछ लोग इन्हें ट्रेडिशनल मेडिसिन्स ऑफ रोमेटॉइड आर्थराइटिस या फिर रोमेटिक डिसऑर्डर्स भी कहते हैं। देखिए इनका फायदा जो है ये है कि एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है लोगों का, पिछले 40-50 साल से इस्तेमाल हो रही हैं, लो कॉस्ट हैं और इनसे इन्फेक्शन का रिस्क जो है वो उतना नहीं होता जितना कि सेकंड क्लास ऑफ ड्रग से होता है। देखिए अब हम दूसरी ड्रग्स पे आते हैं, वो उनको कहते हैं बायोलॉजिक्स। जो बायोलॉजिक डमार्ट्स हैं उसके भी बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम रिटुक्सीमैब का इस्तेमाल यहाँ पर बहुत कॉमनली करते हैं इंडिया में। उसके बाद एडालिमुमैब एंटी टीएनएफ एजेंट है, उसका इस्तेमाल बहुत कॉमनली करते हैं। इसके अलावा और भी एजेंट्स हैं जैसे कि टॉसिलिजुमैब है या फिर सिकोकिनुमैब है, उनका इस्तेमाल थोड़ा रेयर होता है। कॉस्ट फैक्टर्स हैं, अवेलेबिलिटी फैक्टर्स हैं, लेकिन पर फिर मैं एक बार ज़रूर बताना चाहूँगा कि हमारी जो हिमकेयर और आयुष्मान स्कीम्स आने के बाद में मुझे लगता है कॉस्ट फैक्टर नहीं रह गया है और हमारे जो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ कि हमने आईजीएमसी शिमला में ऑलमोस्ट हर दवाई जो है वो गठिया की महंगी से महंगी, अच्छी से अच्छी मतलब ट्राई की है, लेकिन उसी पेशेंट में ट्राई की है जिसमें कि उसकी आवश्यकता थी। रिटुक्सीमैब हमने बहुत अधिक पेशेंट्स में रिटुक्सीमैब और एडालिमुमैब तो ऑन एंड ऑफ हम हर ओपीडी मतलब के बाद जो है वो हर अपने ओपीडी डे में एडमिशन डेज में जो है वो ऑन एंड ऑफ 4-4 5-5 पेशेंट्स में इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं। वही पेशेंट्स जो कि बरसों से अच्छे से मतलब जिनकी जो अपने जीवन से परेशान हो गए थे दर्द की वजह से, जिनका बहुत बहुत बुरा हाल था, क्रिपल्ड थे, वे लोग जो हैं वो काफी अच्छे से जो है वो अपना जीवन यापन अब बहुत अच्छे से कर रहे हैं। जो आज आज भी एक पेशेंट थे, उनका नाम कन्वर है, उनको वे जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस से पीड़ित हैं और पिछले 12-15 साल से ऑलमोस्ट चलने में असमर्थ थे। अभी उनको हम एडालिमुमैब एक बायोलॉजिक लगा रहे हैं, तो उनको हम वो बहुत अच्छे से अपना कार्य कर रहे हैं। अभी मुझे एक मैसेज मिला ओपीडी में आप कब मिलेंगे, तो ओपीडी भाई देखिए 511 ए आईजीएमसी शिमला हर सोमवार तथा पहला, तीसरा और पांचवा शुक्रवार जो है वो आप सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक जो डेफिनेटली यहाँ पर आप हमारी ओपीडी में कभी भी आ सकते हैं और अपना जो है वो टर्न के बाद जब भी आपका टर्न आता है तो डेफिनेटली आपको जितनी सहायता सामर्थ्य के अनुसार जो है वो सहायता आपकी डेफिनेटली की जाएगी। तो हम बात कर रहे थे बायोलॉजिक्स की, तो देखिए बायोलॉजिक्स जो हैं वो उनका कॉस्ट फैक्टर एक है ही, लेकिन साथ के साथ जो है वो दूसरी चीज ये भी है कि बायोलॉजिक्स जो हैं वो एक ऐसी दवाएं हैं जो बहुत मतलब इतना रेडीली अवेलेबल भी नहीं है, उतना एक्सपीरियंस जो है वो हमारा नहीं है। मैं आपको खुद ये बात कहता हूँ कि जब मैं आईजीएमसी शिमला में नहीं आया था तो मैंने रेगुलरली एक सिंगल पेशेंट को जो बहुत ही कम पेशेंट्स को फॉलो किया था सिंगल बायोलॉजिक्स पे, क्योंकि जब हम बीजाई चंडीगढ़ में काम करते थे, डॉक्टर शिल्पा यहीं पे स्क्रीन पे हैं, वे मेरी इस बात से सहमत होंगी कि जो हर ओपीडी में जो है वो डॉक्टर का रूम भी बदलता था और पेशेंट्स भी चेंज हो जाते थे, इसलिए हम एक पेशेंट को जो है वो नहीं कर पाते थे। लेकिन आईजीएमसी शिमला आने के बाद में मेरा एक्सपीरियंस जो है बायोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा हुआ है। मेरे पास अभी नियरली 100 से अधिक पेशेंट्स हैं जो विभिन्न ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स जो हैं उनके बाद
उनके साथ मतलब ग्रसित हैं और उनको रेटुक्सीमैब चल रहा है, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं ज़्यादातर पेशेंट्स, एक दो अपवाद को छोड़ के। और साथ में जो है वो सेकंड जो एडेलिमुमैब के साथ के भी हमारे पास लगभग 60-70 के आसपास पेशेंट्स हैं जिनके साथ जो अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए इसमें जो ये एक तो एक्सपीरियंस जो है वो चलो ठीक है, ग्रेजुअली हमारा भी बढ़ रहा है, पेशेंट्स का भी बढ़ रहा है। वर्ल्ड हम जो है वो आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एरा में जी रहे हैं, तो इसलिए हमें सब लोगों का एक्सपीरियंस जो है वो बहुत जल्दी एक दूसरे का एक्सपीरियंस पढ़ सकते हैं, एक दूसरे से जानकारी साझा कर सकते हैं। तो इसलिए ये भी एक इशू है। कॉस्ट अब इतना बड़ा इशू नहीं रह गया, मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ। और तीसरी चीज जो है वो लेकिन हाँ, एक चीज है कि इनका जो इन्फेक्शन रिस्क है वो डेफिनेटली नॉर्मल दवाओं से ज्यादा है। तो इसलिए जो भी पेशेंट्स बायोलॉजिक्स पे हैं, जो भी पेशेंट्स हाई डोज स्टेरॉइड्स पे हैं या फिर साइक्लोफॉस्फेट एक अन्य ड्रग है, वो आज मैं बहुत आज उसके बारे में डिस्कशन बहुत नहीं कर पाऊंगा। तो वो उन पेशेंट्स को अपने हाइजीन का बहुत खास ख्याल रखना है। यानी मैं बहुत इंसिस्ट करता हूँ पेशेंट्स को डेली नहाना, अंडरगारमेंट्स चेंज करना, डेली कपड़े धोना, कपड़े चेंज करना, बॉइल्ड पानी पीना, बाहर की चीजें जो है वो बहुत नहीं खाना। और ये सब चीजें जो है ताकि उनका जो है लाइफ जो है वो एकदम हेल्दी रहे, क्राउडेड प्लेस में नहीं जाना। तो ये सब चीजें कुछ ऐसी हैं जो अ, जिनके लिए कि जिनसे हम बायोलॉजिक्स से रिलेटेड जो इन्फेक्शन रिस्क है वो कम कम कर सकते हैं। साथ के साथ मैं ये भी एक बात बिल्कुल इंसिस्ट करना चाहूंगा, बायोलॉजिक्स कोई संजीवनी या जादू की छड़ी नहीं है। हमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक पेशेंट जो है वो उस पेशेंट को चूज करना जिसको सच में बायोलॉजिक्स की जरूरत है। तो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच जो है वो हम उससे चलते हैं। हमारे बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो बिना बायोलॉजिक्स के भी रिमिशन में हैं। हम अभी क्योंकि आईजीएमसी रोमेटोलॉजी क्लिनिक को चले 2 साल से ऊपर हो गया है, तो बहुत सारे हमारे पेशेंट्स रिमिशन में हैं, उनकी दवाएं टेपर हो रही हैं यानी कि कम भी हो रही हैं। और बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो अब जिनको हम 3 से 6 महीने की एक साथ दवा देने का कॉन्फिडेंस भी अब रखना शुरू हो गए हैं। तो साथ में लेकिन जिन पेशेंट को बायोलॉजिक्स की जरूरत है उन्होंने बायोलॉजिक्स पे भी बहुत अच्छा कार्य किया है। पर ये भी सत्य है कि हर बायोलॉजिक हर पेशेंट में काम भी नहीं करता है। तो इट्स जस्ट अबाउट इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट ऑफ अ पेशेंट। और अब मुझे वो मैसेज बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है कि एक्चुअली B27 पॉजिटिव आया हो तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉडी। इन फ्यूचर में क्या प्रिकॉशंस, देखिए ऐसा है कि एक्चुअली जैसा मैंने आपको बताया, एक्चुअली B27 इज नॉट इक्वल टू डिजीज। तो फ्यूचर में अगर डिजीज के सिम्टम्स आते हैं जैसे कि आंखों में धुंधला दिखना, या फिर आपको आपकी जो शौच है उसमें खून का आना, या फिर शरीर में जकड़न रहना, जोड़ों में सूजन रहना, एड़ियों में दर्द होना, तो ये सब बीमारी की जो है वो अर्ली निशानी है। तो अगर आपकी जो अर्ली निशानी जो आप जितना जल्दी आप हॉस्पिटल आएंगे उतना जल्दी जो है वो आपका डिजीज जो है पकड़ा जाएगा, और उतना जल्दी जो है वो आप का ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, और उतना जल्दी ही आप का ओवरऑल प्रोग्नोसिस जो है वो बहुत अच्छा होगा। तो और बाकी आप व्यायाम करें, अच्छा डाइट लें, ये सब चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आई थिंक संदीप मैंने आपका क्वेश्चन भी आंसर किया कि लेटेस्ट जो हमारी ट्रीटमेंट है, ऑप्शंस हैं वो क्या हैं। तो हमारे लेटेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शंस वेरियस बायोलॉजिक्स हैं। तो मैं अपने आपको भी और अपने पेशेंट्स को भी ये कहना चाहूँगा कि जो है बहुत सारे कि हाँ, ये इस तरह की हर ट्रीटमेंट जो है वो हर लेटेस्ट से लेटेस्ट ट्रीटमेंट एज पर ACR गाइडलाइंस, एज पर यूलार गाइडलाइंस, एज पर ब्रिटिश रोमेटोलॉजी सोसाइटी गाइडलाइंस, ये सारी की सारी, और एज पर इंडियन रोमेटोलॉजी सोसाइटी गाइडलाइंस जो हैं वो IGMC शिमला में उपलब्ध हैं। और ऑलमोस्ट एवरी रोमेटोलॉजी ट्रीटमेंट जो है वो पिछले 2 वर्षों में हमने IGMC शिमला में सक्सेसफुली अपने ऑलमोस्ट हर पेशेंट में किया है। तो इसलिए एक तीसरा जो क्लास ऑफ ड्रग में जिसका नाम लेना भूल गया वो है टारगेटेड सिंथेटिक डमार्ट्स, जिसका नाम है टोफासिटिनिब। और मुझे लगता है कि संदीप तो अब समझ ही गए होंगे इस दवाई के बारे में। तो ये एक नई दवा जो है वो पिछले 1-2 साल में भारत में इंट्रोड्यूस हुई है। इसका कॉस्ट भी जो है मॉडरेट सा ही है, बहुत महंगी भी नहीं है, बहुत सस्ती भी नहीं है। और इसका हम ओरली जो है वो सेवन कर सकते हैं। और
ये अच्छी दवा है, जिन लोगों में ये काम करते हैं उनमें बहुत अच्छा कार्य भी करती है। इसके कुछ ब्लैक बॉक्स वार्निंग्स भी हैं, जैसे ओल्ड एज में जिनको कोलेस्ट्रॉल अधिक है, हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है, उनमें हम इसका प्रयोग नहीं भी करते हैं। तो ये सब चीजें जो हैं वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी जो इसका जिस्ट है, समराइज है, वो यही है कि हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सारी की सारी ऑप्शंस आईजीएमसी शिमला में भी अवेलेबल हैं, और साइड इफेक्ट्स जो हैं वो बहुत अधिक दवाओं के हैं नहीं। और अगर हम समय पे जो है वो साइड इफेक्ट्स को मॉनिटर करते हैं, समय पे हॉस्पिटल आते हैं, और जो वे बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से अपना इलाज करते हैं, तो आई थिंक जो है वो हम साइड इफेक्ट से बच जाते हैं। और इट्स ऑल अबाउट चूजिंग अ मेडिसिन फॉर अ पार्टिकुलर पेशेंट। हमें कौन सी दवा सबसे अच्छी लगेगी, हमें हमें कौन सी दवा सबसे बेहतर जो है वो लगेगी, और हमारी अफोर्डेबिलिटी लेवल पर कौन सी दवा मिलेगी, ये जो है वो बहुत बहुत आवश्यक है। तो चलिए, अब हम साइड इफेक्ट मॉनिटरिंग जो है वो मैंने साथ के साथ ही बता दिया। देखिए, मैं एक चीज यहाँ पे बहुत इंसिस्ट करना चाहूंगा। बहुत सारे पेशेंट जो है उनको ये शिकायत रहती है कि बार बार हॉस्पिटल बुलाया जाता है, बहुत दूर से आना पड़ता है। तो मैं उनको ये जरूर कहूंगा कि जो पेशेंट समय पे हॉस्पिटल आते हैं, वे उनके एक तो दवा, हमारा जो टारगेट है वो बहुत अच्छे से अचीव हो जाता है। कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं दवाओं के, कोई अन्य बीमारी हो रही है, या कोई बीमारी की कॉम्प्लिकेशन है, दवाओं की कोई कॉम्प्लिकेशन है, वो सब चीजें हमें बहुत समय पे पता चल जाती हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को जो है वो डैमेज इत्यादि बहुत कम होता है, और अल्टीमेट प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा होता है। तो मुझे लगता है कि हमें अपनी हम हर किसी चीज के लिए समय निकालते हैं। हम तीर्थ यात्रा पे भी जाते हैं, हम घूमने भी जाते हैं, हम जो है वो अपने जो सगे संबंधी हैं, मित्रगण हैं, उनके घरों पर भी जाते हैं। तो साथ के साथ जो है वो हम अपने लिए भी समय निकालें, तो बहुत अच्छा होगा। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि पेशेंट्स का जो है वो मिनिमम टाइम जो है हॉस्पिटल में वेस्ट हो, और जिसके लिए हमने बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हैं, व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट सिस्टम भी बनाया है। साथ के साथ जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग से भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। साथ में हमारे बहुत सारे फील्ड में जो डॉक्टर्स हैं, सहयोगी हैं, वो भी हमारी बहुत हेल्प करते हैं इस बारे में कि बहुत सारे पेशेंट्स की चीज़ें जो हैं वो कुछ कोई इंजेक्शंस लगने हैं, कोई दवाएं ऊपर नीचे करनी है, कोई टेस्ट करने हैं, उसमें हमारी वो भी बहुत लोग जो हैं वो हेल्प करते हैं। तो इस तरह से हम कोशिश करते हैं कि आपका जो है वो कम से कम समय जो है वो हॉस्पिटल में लगे। आप जो है वो अपना समय जो है वो अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, अपनी जॉब के लिए जो दे पाए। लेकिन फिर भी अगर फिर भी जो है वो आप जानते हैं कि हमारे देश में, क्योंकि डॉक्टर्स की कमी है, हॉस्पिटल्स में उतनी बैठने की जगह नहीं है, और सिस्टम हम अभी भी टेक्नोलॉजी का उतना अच्छा यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए कुछ कुछ मुश्किलें जो हैं वो आपको आ रही हैं, उसके लिए खेद है। लेकिन फिर भी हमें अपनी सेहत के लिए जो है वो रेगुलर हॉस्पिटल विजिट्स जो हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए होंगी। क्योंकि अगर हम रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं तो न केवल हमारा, हमें ये भी साथ में हम टेपरिंग ऑफ मेडिसिन भी कर इजीली कर पाते हैं। क्योंकि अगर पेशेंट जब एक बार मैं आपको ये टेपरिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि ये एक फ्यूचर ऑफ रोमेटोलॉजी है कि हमने जब रोमेटोलॉजी पढ़ना शुरू किया था, रोमेटोलॉजी का प्रैक्टिस शुरू किया था, तो हम लोग ये सोचते थे, तो उस समय यही पढ़ाया जाता था कि ये लाइफ लॉन्ग मेडिसिन होंगी, आपको कुछ ना कुछ हमेशा खाना ही पड़ेगा। लेकिन अब हम विज्ञान ने प्रगति की है, हम अपने पेशेंट्स में देखते हैं, हमारे बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो अब सब इंडक्शन थेरेपी, मतलब हाई डोज थेरेपी से लो डोज थेरेपी में आ रहे हैं, लो डोज थेरेपी से उनका थेरेपी जो है वो और कम हो रहा है। और मुझे लगता है कि वो दिन भी दूर नहीं है जब हम अपने बहुत सारे पेशेंट्स को जो है वो ऑफ थेरेपी करेंगे। मैं आज अभी लेटेस्ट पिछले 2-3 महीनों का आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ, क्योंकि अब मुझे सिस्टमेटाइज्ड वे में 2 साल यहाँ पर जो कार्य करते हो गए हैं, तो बहुत सारे पेशेंट्स का हमने ड्रग टेपरिंग स्टार्ट किया है, दवाइयाँ कम करना शुरू किया है। बहुत सारे पेशेंट्स के अब हम जो ओपीडी स्लिप्स हैं उनको हम ये लिखना शुरू कर चुके हैं कि प्लान फॉर ड्रग टेपरिंग इन फ्यूचर। मतलब जो वो नेक्स्ट विजिट पे आते हैं, तो हम ड्रग टेपरिंग जो है वो शुरू करेंगे नेक्स्ट ईयर। आई थिंक जब हम मिलेंगे, अ, जब हम नेक्स्ट ईयर जो वर्ल्ड आर्थराइटिस डे पे मिलेंगे, तो मैं आपको डेटा, वो उन पेशेंट्स का नंबर बताऊंगा जितने पेशेंट्स जो हैं वो अपनी दवा, कितने पेशेंट्स का दवा जो है वो पिछले 1 साल में हम
ने कम किया, और कितने पेशेंट्स जो हैं वो ऑफ ट्रीटमेंट भी हैं हमारे। आई होप हमारे बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो ऑफ ट्रीटमेंट भी नेक्स्ट ईयर तक हो जाएंगे। तो डॉक्टर विकास जो हैं वो उन्होंने एक स्पेशल रिक्वेस्ट किया था, और आई थिंक वो मुझे अभी स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहे हैं। और वे रोडू में बहुत अच्छे चिकित्सा, उन्होंने एक बहुत अच्छा अस्पताल खोला है जो कि इतने सुदूर क्षेत्र में भी क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो जनता को बहुत लो कॉस्ट पे दे रहा है। और ओस्टियोआर्थराइटिस, देखिए ओस्टियोआर्थराइटिस एक ट्रू आर्थराइटिस तो नहीं होता, लेकिन अगर हम नंबर्स की बात करें तो ओस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट हमेशा जो हैं वो गठिया के पेशेंट से आउट नंबर करते हैं। देखिए ओस्टियोआर्थराइटिस जो है वो एक डिजेनरेटिव और एजिंग प्रोसेस होती है। तो जो एजिंग है उसमें क्या होता है कि ज्यों ज्यों हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो डिफरेंट कॉजेज की वजह से, जैसा कि हमारे कुछ जीवन शैली ऐसी होती है, हम बहुत बार जो है वो चौकड़ी मारकर बैठते हैं, पैरों के बाहर बहुत बैठते हैं, सीढ़ियाँ बहुत बार सीढ़ियाँ बहुत अधिक उतरते हैं। हमारे हिमाचल प्रदेश में तो बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं, खेतों के कार्य हैं, पशुओं के कार्य हैं, और हमारा किचन भी जो है वो जमीन पर हम लोग बैठते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो इंडियन जो भारतीय श्रेणी की कॉमर्ड वाली टॉयलेट है उसका इस्तेमाल बहुत अधिक करते हैं। तो ये सब चीजें, और साथ में वेट हमारा अधिक होना, ये सब चीजें जो हैं वो अ, कुछ ऐसी हैं जो जिनकी वजह से हमारे जोड़ों में जो है वो बहुत ज्यादा अधिक घर्षण होता है, वे घिस जाते हैं और उनका जो है जॉइंट स्पेस कम हो जाता है, जिसे आम भाषा में हम बोलते हैं आपका गैप कम हो गया है, आपका ग्रीस खत्म हो गया है। तो इन सब बीमारियों को हम ओस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। मुख्य रूप से बहुत सारे जॉइंट्स को इन्वॉल्व करती है, लेकिन हमारे जो घुटने हैं वहां को बहुत इन्वॉल्वमेंट इसका होता है। साथ में जो हमारे हाथों के जो आगे का सबसे जो ये वाला जॉइंट है, इसको हम DIP जॉइंट कहते हैं, इसका इन्वॉल्वमेंट जो है बहुत कॉमनली ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता है। साथ में हिप जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। तो ये एक ऐसा जॉइंट है जिसमें कि लाइफस्टाइल चेंजेस का बहुत बहुत रोल है, यानी कि हम चौकड़ी कम से कम लगाएं, पैरों के बाहर कम से कम बैठें, सीढ़ियां कम से कम उतरें, और साथ में हम ये एक्सेप्ट भी करें कि हमें ये आर्थराइटिस है, ताकि क्योंकि हमें एक्सेप्टेबिलिटी आएगी तो हम हमारा भटकाव कम होगा। तो और जो है इसकी बहुत सारी एक्सरसाइजेज भी होती हैं जिन्हें हम क्वाड्रिसेप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज कहते हैं। ये रेडिली जो है वो अवेलेबल होती हैं यूट्यूब्स पे। हमारे IGMC शिमला में एक डेडिकेटेड हमारा डिपार्टमेंट भी है, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट, जो कि बहुत कोलैबोरेशन में हमसे काम कर रहा है। मुझे लगता है कि हर दिन जो है वो हम उनके पास 20 से 30 पेशेंट्स जो हैं वो भेजते हैं, और वे बहुत अच्छे से उनको व्यायाम सिखाते हैं, और बार बार हम भी इनिशिएट करते हैं आप एक्सरसाइजेस कीजिए। और उससे हमारे बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो बहुत सारी जो पहले वो कितनी सारी दवाएं खा रहे थे जो बहुत कॉस्टली भी थी, जिनका कोई एविडेंस भी नहीं था, और साइड इफेक्ट्स भी बहुत प्रोड्यूस कर रही थी, उसके बाद बहुत सिंपल एनाल्जेसिक यानी पैरासिटामोल या फिर छोटी मोटी पेन किलर कभी कभी लेना, और कि तो ये सब जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट वो इन्हीं से ही वे पेशेंट बहुत अच्छे से ठीक हो रहे हैं। और तो इसमें इसमें जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस का है, एक्सरसाइजेस का है, और एक्सेप्टेबिलिटी का है। और साथ के साथ अगर हमारी बहुत पेन्स हमारी असहनीय नहीं होती तो इसमें जॉइंट रिप्लेसमेंट थेरेपी का भी बहुत बड़ा रोल होता है। और ये जरूर कहूंगा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट जो है वो स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल बिल्कुल जो है वो बंद कर दें। और साथ के साथ जो है वो आजकल बहुत सारी दवाएं चली हैं, ग्लूकोसामीन, उसके कुछ कुछ चीजें। योर टेक ऑन रोल ऑफ ग्लूकोसामीन, देखिए हम इसी बात पे आ रहे थे और ये क्वेश्चन भी आ गया है। तो मैं तो ये कहूंगा कि ग्लूकोसामीन का कोई रोल रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स में जो है वो प्रूव नहीं हुआ है। किसी रोमेटोलॉजिकल गाइडलाइन में तो ग्लूकोसामीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और IGMC शिमला में आई थिंक मुझे लगता है कि प्रतिदिन मैं 20 पेशेंट्स जो हैं वो 20 से 30 पेशेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस के देखता हूँ, और मैंने कभी जो है वो ग्लूकोसामीन का इस्तेमाल नहीं किया। और मेरे पेशेंट जो हैं वो सिंपली पैरासीटामोल और लोकल एप्लीकेंट कैप्सासिन या फिर कुछ NSAID का लोकल एप्लीकेशन, और जो है वो एक्सरसाइजेज और लाइफस्टाइल चेंजेस में बहुत बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और कुछ पेशेंट्स जो हैं वो उन्होंने अपना जॉइंट रिप्लेसमेंट भी करवाया है, और उसके बाद में वे भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो मुझे तो लगता है ग्लूकोसामिन का कोई रोल नहीं है, और ये बात मैं बताने ही वाला था, और ये क्वेश्चन जो है वो पे फ्लैश हुआ।
थैंक यू जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये इन्फॉर्मेशन हमारे तक जाननी चाहिए क्योंकि बहुत लोग डिमांड करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि नहीं ये तो इसका मेडिसिन है, बट जो है वो कुछ भी जीवन शैली के बदलाव को रिप्लेस जो है वो एटलीस्ट ओस्टियोआर्थराइटिस में नहीं कर पाएगा। तो हम जो है वो अपने अब अंतिम चरण में आते हैं। एक क्वेश्चन जो है फ्लैश हुआ था, NSAIDs हैव टू बी टेकन फॉर लाइफ लॉन्ग। तो मैं ये कहूंगा कि डेफिनेटली NSAIDs जो हैं वो एक्सियल एसपी में काफी लंबे समय तक लेने पड़ते हैं और लाइफ लॉन्ग भी लेने पड़ते हैं, बट अगर हम रिस्क बेनिफिट रेशो की बात करते तो NSAIDs आर नॉट बैड ड्रग्स। तो देखिए ऐसा है कि एक्सियल एसपीए में NSAIDs, आप सिनेरियो की बात करें तो NSAIDs अगर हम नहीं लेते हैं तो क्या होता है। NSAIDs हम नहीं लेंगे तो धीरे धीरे हमारे जोड़ जो हैं वो झुक जाएंगे और साथ में जो है वो जो आपस में जोड़ जुड़ जाएंगे, तो उसके बाद में जो है वो हम धीरे धीरे हमें डिफॉर्मिटीज आ जाएंगी और हमारी बीमारी जो है वो हमारी कूल्हे से स्पाइन से बढ़ के जो है हमारे पेरिफेरल जॉइंट्स में आएगी, हमें एक्स्ट्रा आर्टिकुलर जॉइंट, आईज का इन्वॉल्वमेंट, लंग्स का इन्वॉल्वमेंट, किडनी का इन्वॉल्वमेंट, ये सब जो है वो बीमारी से हो जाएगा। और आप 8 से 10 साल के बाद अगर पेशेंट की हालत देखें, जो स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस पेशेंट्स जो हैं वो उनके पेशेंट्स जो होते हैं, तो हाँ, ये सब उसके वो एक सिनेरियो है कि आप 20 साल की उम्र में आपको स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस होता है और 30 साल की उम्र में आप बेड बाउंड होते हैं, स्टिक बाउंड होते हैं, व्हील चेयर बाउंड होते हैं, तो वो फायदा है। या फिर आप NSAIDs खाते हैं, अच्छे जीवन जीते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं और व्यायाम करते हैं, अपना जीवन अच्छे से जीते हैं और उसके बाद जो है वो 30 35 40 साल दवाई खाने के बाद में धीरे धीरे आपकी दवा जो है वो कम हो जाती है, कुछ केसेस में बंद भी हो जाती है, आपकी खुद की मेहनत भी है उसमें, तो वो सिनेरियो क्या होगा। और कॉस्ट जो है वो वंडरफुल है, मतलब 400 500 रुपए प्रति माह जो है वो इसकी दवा की कॉस्ट है। क्योंकि देखिए हमें ये समझना पड़ेगा कि एक्सियल एसपी में हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है किसी अन्य दवा का, या तो हमें NSAIDs पे रहना है या हमें बायोलॉजिक्स पे जाना है। और बायोलॉजिक्स जो है वो मतलब मुझे लगता है सस्टेन नहीं कर पाते कोई भी। अ, शुरू करना बहुत आसान है पर हर महीने 20,000 30,000 40,000 50,000 की दवाएं जो है वो सारी उम्र लगाना काफी मुश्किल होगा। और अभी हमें लॉन्ग टर्म डेटा कैसा है हमारा, क्योंकि पूरी दुनिया में तो में भी इस तरह का कोई बहुत बड़ा डेटा अवेलेबल नहीं है कि लॉन्ग टर्म तक कितना हम वो लगाएंगे, तो उस हिसाब से आई थिंक NSAIDs आर वेरी वेरी सेफ। तो जिन्होंने भी ये प्रश्न पूछा था मैं उनको ये कहूंगा कि जो स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस का जो ट्रीटमेंट है उसमें सबसे बड़ा चंक ही ये है कि आपको NSAIDs लेना चाहिए और लेना चाहिए। और यही सबसे बड़ा कारण है कि स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस जो है वो अ, कोई मतलब स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस का जो ट्रीटमेंट है उसका उसमें सबसे बड़ी समस्या ही यहाँ पे आती है कि NSAIDs बदनाम है साइड इफेक्ट्स के लिए, जबकि उनसे साइड इफेक्ट्स उतने होते नहीं है। और ये जो है वो हमारे समाज में सब लोगों ने ये बात इतनी फैलाई हुई है कि उसके बाद जो है वो हम अल्टीमेटली बहुत सारे पेशेंट जो है हॉस्पिटल आते नहीं है, दवाई लेना छोड़ देते हैं, उनको खुद से ये लगता है या उनके रिश्तेदार या जो मिस इन्फॉर्मेशन हैं उनकी वजह से उनको लगता है जस्ट सिर्फ दर्द की दवा मिल रही है। जबकि मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा, इट्स इट्स अ इट्स अ क्लासिफाइड डमार्ड, मतलब ये गठिया की दवाई है स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए। तो और बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हमारे जो फेबुक्सोस्टैट के साइड इफेक्ट्स क्या हैं। फेबुक्सोस्टैट के भी छोटे साइड इफेक्ट्स होते हैं, पर मुझे लगता है कि फेबुक्सोस्टैट भी काफी मिसयूज ड्रग है। तो जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा है सबसे पहले वे हॉस्पिटल आके ये जरूर डिटरमिन करवा लें कि फेबुक्सोस्टैट उन्हें सही चीज के लिए मिल भी रही है कि नहीं। और हाँ, सिमिलरली जो एक क्वेश्चन पूछा सल्फासेलिसिन के बारे में, सल्फासेलिसिन ये का साइड इफेक्ट्स क्या है, इतने 20 साल से 30 साल से कॉन्टिन्यूसली ले रहे हैं। देखिए अगर आप रेगुलरली अपने जो ब्लड टेस्ट मॉनिटर कर रहे हैं, अपने डॉक्टर के पास रेगुलरली जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सल्फासेलिसिन जो है वो काफी वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट मेडिसिन है गठिया के लिए।
ठीक है। तो लाइफस्टाइल चेंजेस, योगा, डाइट, एक्सरसाइजेज, इनके बारे में बहुत बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि आप इसके बारे में डिस्कस कीजिएगा। देखिए ऐसा है कि मैं आपको ये कहूंगा कि एक हेल्दी जो डाइट है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल है, योगा है, एक्सरसाइज है, वॉक है, मुझे लगता है ये सबको करना चाहिए। तो गठिया के रोगी जो हैं वो इसे अछूते क्यों रहे? तो मुझे लगता है कि उनको भी ये अवश्य करना चाहिए। गठिया के रोगी भी, विभिन्न प्रकार के आर्थराइटिस के रोगी भी जो है वो ये सब करें, और इन सब से जो है वो बहुत उन्हें फायदा मिलेगा। और लेकिन पर मैं ये भी जरूर कहना चाहूंगा, nothing can prevent or cure arthritis, and this includes lifestyle, this includes yoga, this includes exercises, this include diet। देखिए जब हमें आर्थराइटिस हुआ है तो हमारी आउटकम्स तो अच्छी हो सकती हैं अच्छी डाइट से, हमारी आउटकम्स तो अच्छी हो सकती हैं योगा करने से, एक्सरसाइजेस करने से। हम अपने पेशेंट्स को बताते भी हैं, जो भी मेरे पे रोगी मेरे साथ इस समय जुड़े हैं या उनके रिलेटिव्स आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो ये बताएंगे, वो ये भी जानते हैं कि मैं कितना जो है वो योग के लिए, एक्सरसाइजेस के लिए, हेल्दी डाइट के लिए कितना जो है वो उनको प्रेरित करता हूँ। लेकिन पर मैं ये भी जरूर कहना चाहूंगा कि अकेली इनमें से कोई भी चीज जो है वो ना तो गठिया को प्रिवेंट कर सकती है और ना ही गठिया को जो है वो ठीक कर सकती है जी। ये आपको जो है वो संदेश आज जरूर लेकर के जाना है, क्योंकि अगर हम बहुत अभी जैसा एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा। मेरे एक पेशेंट थे, तो वो मुझे बोलते कि उनको एसएलई एक बीमारी थी। तो वो एक लड़की थी, पहले दिन जो है वो युवती, यंग युवती थी, और थोड़ा परेशान हो गई, एसएलई हो गया तो थोड़ा डिप्रेस हो गई। लेकिन थोड़े दिनों के बाद मुझे उन्होंने बोला कि मैं जो है वो योग से इसको फाइट करके दिखाऊंगी। तो मुझे बहुत बहुत समझाना पड़ा उनको, मुझे उनकी फिक्र हुई। तो मैंने उनके घर वालों से भी कांटेक्ट किया कि जो है वो इस तरह से डेफिनेटली योगा इसे करना चाहिए, प्राणायाम इसे करना चाहिए। उससे जो है वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से ये बहुत बलशाली होगी और बीमारी से लड़ने की इसकी क्षमता जो है वो अधिक बढ़ जाएगी। अदरवाइज भी एक हेल्दी लाइफ इनकी हो जाएगी। बट अगर हम ये कहें कि ये दवाओं का सब्स्टिट्यूट बन जाएंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक संदेश जो है वो आज आप जरूर लेकर के जाइए। तो देखिए जो सबसे पहले हम एक्सरसाइजेस योगा पे ही आते हैं। तो एक्सरसाइजेस, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इससे हमारा शरीर फिट रहता है, दूसरा ये वेट गेन नहीं होता है, तीसरा हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, चौथा चौथा जो है वो जॉइंट्स की मोबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है। जॉइंट्स जो हैं वो हमारे बहुत अधिक मोबाइल जो है वो हो जाते हैं। तो इसलिए एक्सरसाइज का सबसे बड़ा फायदा तो यही है। साथ के साथ में हमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है, सेल्फ अकम्पलिशमेंट भी आता है कि हम भी ये कर सकते हैं। कि अगर जो है वो मेरे घर पे, मेरे पड़ोस में मेरा कोई सहयोगी अगर वो जिम जा सकता है तो मैं भी जा सकता हूँ, अगर वो योगा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। ये एक बहुत बड़ी सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट जो है वो गठिया के रोगियों में एक्सरसाइज करने के बाद में आती है। जहां तक डाइट का सवाल है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि हमारे देश में ये एक जो हमारा जो भारतीय पद्धति है उसमें इसको वायु संबंधित रोग कहा गया है। तो इसलिए बहुत बार लोग ये भी कहते हैं गठिया बाय, गठिया को गठिया बाय कहते हैं। तो जब तो इसलिए हम हमारे देश में ये कॉमन प्रचलन है कि जिसे भी जोड़ों का तकलीफ है वो प्रोटीन्स खाना छोड़ देते हैं, वो मोटी दालें, छिलके वाली दालें खाना छोड़ देते हैं, वे दूध, पनीर और अन्य जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध से बनी हुई चीजें हैं, उनको जो है वो खाना छोड़ देते हैं। तो मुझे लगता है कि जो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे जो गठिया के रोगी हैं उनको, क्योंकि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, उनको शरीर से बीमारियों से लड़ने के लिए बहुत सारे प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है। और साथ के साथ जो है कुछ गठिया के ऐसे भी हैं, ऐसे गठिया रोग भी हैं जिनमें कि प्रोटीन्स लूज भी होते हैं किडनीज से। तो हमें इन इन स्थितियों में साथ के साथ हमें अपनी हड्डियों में कैल्शियम भी मजबूत चाहिए, कैल्शियम का अच्छा डिपोजिशन चाहिए। तो इसलिए जो है वो हमारे पेशेंट्स को हाई प्रोटीन डाइट लेना चाहिए, और जिसमें कि वो अच्छी मात्रा में डेयरी प्रोडक्ट, सोयाबीन, और अगर वे फिश, समिश भोजन, नॉनवेज भोजन खाते हैं तो फिश और चिकन वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और मैं कहूँगा सोयाबीन और मिलेट्स, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बार कहा भी है, कहा था आपने स्पेशल उसके लिए, हाँ, अपना स्पेशल उन्होंने मेंशन किया था अपनी इंडिपेंडेंस डे स्पीच में कि
वर्ल्ड जो है वो मिलेट्स डे मनाना चाहता है, और हम तो सदियों से मिलेट्स खाते हैं। मिलेट्स यानी बाजरा, ज्वार, कोदा, ये सब चीज़ें जो हैं वो इनका प्रयोग हम बहुत अधिक करें, और ये हमारी बीमारियों में भी बहुत लाभदायक होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो डाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। और क्योंकि ये हमारे जो पेशेंट्स हैं गठिया के, इनको इनमें वेट गेन का बहुत टेंडेंसी होता है, बिकॉज क्योंकि इनकी दर्द की वजह से बहुत मूव नहीं कर पाते। समय समय पर हमने डिफरेंट डोजेस ऑफ स्टेरॉइड्स देने पड़ते हैं, जिसके कारण गठिया के पेशेंट्स जो हैं वो उनमें वेट गेन होता है। और ये सब चीज़ें जो है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और तो इसलिए जो वो डाइट का बहुत रोल है। तो हम जो है वो एक तरफ क्या खाना है, हाई प्रोटीन और हाई कैल्शियम डाइट, मिलेट्स, प्रोटीन्स, ये सब, और डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सब जो है वो, और सोयाबीन जो है, ये सब हम अधिक खाएं। और क्या ना खाएं जिनसे जिनसे वेट गेन का डन, जो रिफाइंड फूड है, यानी कि जिसमें चीनी बहुत अधिक है, मैदा बहुत अधिक है, आलू है, तेल, घी की मात्रा बहुत अधिक है, वे चीज़ें जो हैं वो उनका सेवन जो है वो हमें थोड़ा कम करना चाहिए। और एक्सरसाइज, योगा के बारे में हमने बात कर ली। और बहुत बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो, बहुत मेरे बहुत लोगों ने ये बात भी कही थी, जिनमें डॉक्टर रोशन और एक जो है वो मेरे जो लाइफ के गुरु हैं, एस आर शर्मा अंकल जी, उन्होंने ये कहा था कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम जो हैं वो गठिया के, और एक हमारे आईजीएमसी में कार्यरत हैं सालिग्राम जी, इन तीनों का इंसिस्ट था कि आप ये करें कि पेशेंट जो है वो समय पे हॉस्पिटल आए। मैं आप आज ही किसी पेशेंट से ये बात कर रहा था कि उन्होंने मुझे कहा कि मैं एकदम कैसे ठीक हो गई पहली विजिट के बाद। तो मैंने उन्हें ये कहा कि क्योंकि आप बहुत जल्दी हॉस्पिटल आ गए, और विद इन 6 वीक्स जो है वो उनका डायग्नोसिस भी बन गया सिम्टम आने के बाद में। और सिम्टम्स भी बन गया, और सिम्टम्स के बाद एकदम डायग्नोसिस भी बन गया, और विद इन 6 वीक्स हमने उनको जो है वो दवाई इनिशिएट कर दी। और आप ये देखिए कि हम विद इन 10 वीक्स ऑफ हर ऑनसेट, 10 हफ्ते के अंदर अंदर पेशेंट कंप्लीट रिमिशन में चली गई। तो मैं उनको ये कह रहा था कि जो जितना जल्दी हॉस्पिटल आता है उसका प्रोग्नोसिस जो है वो उतना अच्छा होता है। तो ये सब जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए पेशेंट्स जो हैं, इसलिए जो पेशेंट्स को जो है वो समय पर अपने जब भी गठिया के सिम्टम्स आते हैं तो जस्ट इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, समय पे हॉस्पिटल आना चाहिए, रोमेटोलॉजिस्ट के पास आना चाहिए। अगर रोमेटोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं है तो मेडिसिन स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। और मेडिसिन स्पेशलिस्ट को भी बहुत अभी हमारे साथ जो जुड़े हैं, उनको भी मैं ये कहना चाहूँगा बहुत कि हमें हमें जो है वो, और अन्य स्पेशलिटीज़ के लोग भी जो हमारे साथ जुड़े हैं, हमें बहुत एक कोलैबोरेशन में कार्य करना है, क्योंकि हमारा सबका एम जो है वो एक ही है, मैनकाइंड को दर्द और रोग से मुक्ति दिलाना। तो हम सबका उद्देश्य यही है। तो हम जो है वो एक दूसरे से सहयोग से कार्य करेंगे, तो हमारा जो इन पार्टिकुलर फील्ड है उसमें परफेक्शन जो है वो निखार, हमारे जो स्किल्स हैं उनमें अधिक निखार आएगा। तो और पेशेंट को डेफिनेटली उसका फायदा होगा। तो मैं ये पेशेंट्स को ये संदेश ज़रूर देना चाहूँगा कि आप जो है वो जब भी जोड़ों से संबंधित दिक्कतें आती हैं, जल्द से जल्द अस्पताल जाइए, जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से मिलिए, और एक सिस्टमेटाइज्ड वे में अपना इलाज, पहले टेस्ट्स करवाइए और उसके बाद में इलाज करवाइए, और उसके बाद में एक टारगेट डिसाइड कीजिए, और डॉक्टर से जो है वो हर निर्णय में अपना जो है वो सहयोग दीजिए, ताकि डॉक्टर जो है वो, मतलब एक शेयर्ड डिसीजन जो है वो डॉक्टर और पेशेंट मिल करके लें, और हम जो हैं वो इस बीमारी से ऊपर जाएं। डॉक्टर पवन झाल्टा, उनका एक क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कॉमन साइड इफेक्ट्स। देखिए, ऐसा है कि मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट जो गठिया के पेशेंट्स हैं, उनमें मुझे लगता है कि जो पेशेंट्स हमारे पास पहली बार आते हैं और जिन्होंने बहुत सारे जो है अल्टरनेटिव मेडिसिन वगैरह लिया होता है, उनमें तो स्टेरॉइड टॉक्सिसिटी जो है वो बहुत कॉमन, कशिंग सिंड्रोम्स, मतलब वो पेशेंट जो है उनमें उन्होंने अनरेगुलेटेड स्टेरॉइड्स खाए होते हैं, तो उनको मुंह का सूजना, साथ में स्किन का प्रॉब्लम्स, और स्टेरॉइड्स इंड्यूस डायबिटीज, ओस्टियोपोरोसिस, ये जो है वो कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं, जो कि ऐसे पेशेंट्स जो कि क्वैक क्वैक बेस्ड मेडिसिन लेते हैं, यानी नीम हकीमों से दवाई लेते हैं। और जो हमारे पास सिस्टमेटाइज्ड वे में गठिया के पेशेंट्स आते हैं, उनमें आई थिंक लिवर और इन्वॉल्वमेंट जो है वो सबसे कॉमन साइड इफेक्ट होता है। और लेकिन फिर भी
क्योंकि हम बहुत समय समय पर जो है हम अपने पेशेंट्स को बेसलाइन पे भी एलएफटीज करवाते हैं, लिवर के टेस्ट करवाते हैं, वायरल मार्कर्स करवाते हैं, और दवाई जो है वो अपने पेशेंट के हिसाब से चूज करते हैं। तो इसलिए, और हर दवा को स्टार्ट करने के बाद और हर दवा का डोज बढ़ाने के बाद हर 4 हफ्ते में टेस्ट जरूर करते हैं, और अदरवाइज जो है वो हर 3-3 महीने में या फिर 6 हफ्ते में टेस्ट करते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें अगर लीवर के जो माइनर साइड इफेक्ट्स हैं भी वो हमें समय पे पता चल जाते हैं, और फिर हम अपनी दवा का डोज एडजस्ट कर देते हैं या फिर दवा चेंज कर देते हैं, या फिर अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो हैं वो उनका सहयोग लेते हैं। और अल्टीमेटली मुझे लगता नहीं, मैं मतलब मैं ये एक मेरा एक्सपीरियंस जो है वो इन इन पेशेंट्स को देखने का 2011 से तो है, क्योंकि तब मैं एमडी करने के लिए पीछे चंडीगढ़ गया था। तो तब से लेकर के 2011 से लेकर के आज 2022 हो गया है। तो मैंने कभी ऐसा बहुत नहीं देखा, मतलब इक्का दुक्का अपवाद आप देख लीजिए, पर अदरवाइज मतलब ड्रग साइड इफेक्ट से किसी पेशेंट को बहुत कुछ होना वो तो नहीं है। बायोलॉजिक्स में हमें ज़रूर 1-2-3 पेशेंट्स में प्रॉब्लम्स आया कि मतलब उन्होंने इन्फेक्शंस किया, बट ठीक है, वो भी हम जो थे वो भगवान की कृपा से और अपने हॉस्पिटल के सहयोगियों के सहयोग से और पेशेंट्स की अवेयरनेस से और पेशेंट के समय पे हॉस्पिटल आने की वजह से उनको भी ऑलमोस्ट जो है वो डील कर पाए। तो यहीं पे मुझे लगता है कि आई थिंक मैंने सबका जो है वो एक ओवरऑल एस्पेक्ट जो है वो गठिया का कवर, जोड़ों की दर्द का कवर करने का कोशिश किया। जिन लोगों ने मुझे पहले से सुझाव दिए थे उन लोगों को के भी सुझाव मैंने कवर करने की कोशिश की। जो क्वेश्चंस मुझे अभी यहाँ पर दिखे उनको भी मैंने जो है वो सॉल्व करने की कोशिश की, और फिर भी त्रुटियां रह गई हों तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और मैं आप सबको जो है वो भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ, और सबको सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि जितना हो सके जानकारी को जो है वो स्प्रेड कीजिए, जानकारी सब में फैलाइए, और ताकि जो है वो हम सबका भला हो, मानवता का भला हो, हमारे देश का भला हो, हमारे देश के नागरिकों का भला हो। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और जय भारत, नमो नारायण, वंदे मातरम।